बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम शुरू करते हैं अपनी आज की लैब का। इस लैब में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो इससे पहले आप लोग मुझे बताओ कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में आइडिया है? किसी को भी नहीं है? डेवऑप्स के बारे में आइडिया है? हम्म। पढ़ा हुआ। डेवऑप्स का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था, वो था कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कि वो आप जो आपका सिस्टम है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जितना आप पिछली क्लास में नहीं थे लेकिन आपको आइडिया है। इट मीन्स कि आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस की फॉर्म में होती है, चंक्स की फॉर्म में होती है। बजाय इसके कि आप पूरा के पूरा सिस्टम डिजाइन करें, आप उसको कुछ प्रियोरिटाइज मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं और उनको फिर ग्रेजुअली बनाते रहते हैं, और बनाने के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट भी लाते रहते हैं। ठीक हो गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने तस्वीर है। आपने पहले एक प्रोडक्ट बनाई या उसका एक मॉड्यूल बनाया, और उसके अंदर कोई बग आ गया, तो आप क्या करेंगे? उस बग को रिमूव करेंगे, उसके लिए कुछ पैच बनाएंगे और उसका नया कोड लिखेंगे, चेंज करेंगे उसके अंदर जो भी इशू था। तो उसके बाद जो आपकी नई प्रोडक्ट या नया वर्जन आएगा वो बगैर बग के होगा। ऐसी सूरत में आपकी, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो पहले वाली जो थी फाइल, उसके अंदर या आपका जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर 50 फाइल्स थी कोड की। आप इसको कन्वर्ट करो, 50 लाइन ऑफ कोड था, वट एवर जो समझ लो। तो मतलब उसके अंदर कोई डाटा था, लेकिन उसमें कोई बग आया, और देन फिर आपने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की, या उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट आ गई, या आपने उसका नया मॉड्यूल डेवलप करना है। तो अब आपका वही प्रोजेक्ट जो पहले 50 फाइलों पे या 50 नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड पे मुश्तमिल था, वो 60 के ऊपर चला गया, 70 पे चला गया। ग्रेजुअली वो एड अप होता चला जाएगा। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि उसकी फाइल्स तो 50 ही रहे, बट उसमें से दो फाइल्स चेंज हो गई, मॉडिफाई हो गई, बिकॉज उसके अंदर कोई एरर था, वो आपने एरर रिमूव कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब आपकी फाइल्स तो 50 की 50 ही हैं, बट उसके अंदर से दो फाइल्स आपकी चेंज हो चुकी। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं सिस्टम, जिसकी आगे डेफिनेशन आएगी, पहले मैं सिनेरियो क्लियर कर दूं ताकि सिनेरियो के बाद हमें काम करने में आसानी हो। वो है गिट। गिट बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है। वो क्या होता है वो हम इसको बाद में देखते हैं जरा ना। तो अब गिट क्या करेगा कि वो हमारी इस सॉफ्टवेयर की जो पहले 50 फाइल्स या 50 लाइंस ऑफ कोड थी जिसके अंदर बग भी था, उसका एक स्नैपशॉट सा ले लेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आपने उसके अंदर चेंजेस लेकर आए और आपने प्रोडक्ट विदाउट अ बग बना ली, अब वो उसका एक और स्नैपशॉट ले लेगा। ठीक है। तो हमारे पास एक होगा स्नैपशॉट ए। उस स्नैपशॉट में जो कोड सेव हुआ हुआ होगा, जो उस कॉपी में जो बैकअप में सेव हुआ हुआ होगा, वो 50 फाइल्स होंगी, जिसमें से किसी दो फाइल्स में कोई गड़बड़ भी थी, कोई बग भी था। फिर जब उसको दोबारा से चेंज किया और टेस्ट किया, और हमें पता चला, कई बार हमने टेस्टिंग की और देन पता चला कि ओके फाइल, अब जो हमारे पास फाइल्स हैं ये वो हैं जिसके अंदर से वो बग प्रॉपरली रिमूव हो गया। ठीक है। हम इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, जब आपने वो 50 फाइल्स थी आपके पास और आपने बग आइडेंटिफाई किया, तो आपने पहले एक फाइल में चेंज की और फिर चेक किया कि क्या वो बग रिमूव हो गया, तो पता चला कि नहीं, अभी भी बग एग्जिस्ट कर रहा है। थोड़ा सा कम हो गया इंटेंसिटी, बट स्टिल एग्जिस्ट। तब आपने आइडेंटिफाई किया और देन आपने एक और फाइल में चेंज की, दूसरी फाइल में भी। फिर आपने चेक किया तो पता चला कि अब हमने जब ये दो फाइलों में जो चेंजेस लेकर आए हैं, इसकी मदद से बग अब कंप्लीटली रिमूव हो गया। अब आप क्या करेंगे कि अब जो कंप्लीटली रिमूव बग वाला जो कोड है उसका भी एक स्नैपशॉट ले लेंगे, अपने पास सेव रख लेंगे। इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह ना करे कि कभी आपका सिस्टम उड़ ही जाता है, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश होगी आपके लैपटॉप की, वो सारा कोड आपके उसमें पड़ा हुआ है, तो आप का काम सारा जाया हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आपने उसका कोई बैकअप रखा हुआ है तो क्या होगा कि वो काम आपका सेव हो जाएगा। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि आपने वो जो दो चेंजेस की, उस वक्त तो आपने उस सिर्फ बग को टेस्ट किया तो पता चला कि बग तो बिल्कुल ठीकली तरीके से रिमूव हो गया। बट जब उन उसको आपने दोबारा से कंपाइल करके चलाया तो पता चला कि उस चेंज में आपने ऐसी कोई क्रिटिकल चेंज कर दी है कि जब मैं सॉफ्टवेयर चलाता हूं तो वो चल ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि अगर आपके पास वो पुरानी बैकअप विद बग वाली कॉपी पड़ी हुई थी, तो आप ये जो नई चेंजेस किए हैं इनको डिस्कार्ड कर देंगे,
वही पुरानी बग वाला कोड खोलेंगे, अब इसमें इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करेंगे कि यार वो बिल्कुल ही चलने से ही ना रह जाए, बग भी रिमूव हो जाए लेकिन सॉफ्टवेयर भी चलता रहे। तो कई बार ये होता है कि जब आप पैचिंग करते हो तो बाज़ औक़ात आप कोई नया इशू उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो इस काम के लिए आपको पिछला वाला बग वाला कोड भी सेव रखना पड़ता है, जहां से आपने आगे चेंजेस, जिस पॉइंट पे आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था और जिसके बाद आपने चेंजेस नई वाली डालना शुरू की थी, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमने एग्जांपल दी कि आपने कोई स्मॉल इंप्रूवमेंट लाए, चाहे वो बग के केस में चाहे फीचर के केस में, कि पहले भी आपके पास 50 फाइल्स थी बग के साथ, अब भी 50 फाइल आ गई मगर उसमें से एक या दो आपने चेंज कर दी हुई हैं, तो आपके पास दो स्नैपशॉट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि बाज औकात आपके पास एक से ज्यादा फाइल्स भी हो सकती हैं। अच्छा, गिट क्या करता है, गिट इसको बड़ा ना टेक्निकली हैंडल करता है। गिट ये करता है कि अपने पास जब स्नैपशॉट लेता है तो उसमें वो चेंजेस को ट्रैक करता है, एक्चुअली वो चेंजेस ट्रैक कर रहा होता है, वो ये नहीं करता कि पूरे के पूरे उसको उठा के वो कर दे। तो वो सिर्फ चेंज फाइल के वेरिएंस को दो रखता है, मतलब जो आपकी एक या दो फाइलें चेंज हुई हैं उसमें उनकी दो कॉपियां रखी होंगी, एक पुरानी वाली भी और एक नई वाली भी, बाकी जो 48 फाइल्स थी वो एज इट इज वही पड़ी होंगी, ठीक है ना। क्योंकि सपोज हमने ये वाली एग्जांपल लें कि आपने ये सारा चेंज किया, आपने बग रिमूव कर दिया, बट अब आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा, तो इसमें किन दो फाइलों में चेंज आई है, वो जो आपने चेंज की है वो दो। तो आप क्या करें कि सिर्फ उनकी दो कॉपियां बना लें नए स्नैपशॉट लेते हुए। अब वो नई वाली दो फाइलें डिस्कार्ड कर दें, पुरानी वाली की जो दो कॉपियां थी वो उठा के दोबारा से रख ले, तो आप उसी स्टेज पे वापस पहुंच जाएंगे जो कि आपके सॉफ्टवेयर की पॉइंट ए पोजीशन के ऊपर, ठीक है ना। तो गिट इस तरह से सिर्फ एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं उनको अपने पास ट्रैक कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये फंक्शनैलिटी भी है कि आप अपनी पूरी हिस्ट्री को रिव्यू भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस की गई थी, तो क्यों क्यों की गई थी, किस किस वजह से की गई थी, ठीक है, और कब कब की गई थी, और इवन किस किस यूजर ने की थी। ये चार बातें हो सकती है ना। अब आप देखें, एक होता है आप प्रोग्राम कर रहे हो, एक होता है एक एंटरप्राइज लेवल के ऊपर, लाइक विंडोज डेवलप हो रही है, तो जो विंडोज के प्रोग्रामर है वो एक तो नहीं होगा, वो कई सौ होंगे जो विंडोज के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बना रहे हैं, और फिर उनके कोड को इंटीग्रेट करके एक विंडो की बाइनरी बनती होगी जो कि हम लोग अपने इसमें यूज कर रहे होते हैं। तो अगर कोई इशू आ गया तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये वाला कोडिंग किसने चेंज की थी या क्या था और क्या क्या चेंजेस उसने की थी। तो वो सारी चीजें आपको गिट प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो आपको इस हवाले से चेंजेस का भी, हिस्ट्री का भी लॉग भी दे रहा होता है, और आप चाहें तो उससे पिछले स्टेप में वापस भी जा सकते हैं चेंज से पहले वाली स्टेज के ऊपर। इस काम के लिए वो ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं, ब्रांच गिट की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। होता यह है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को गिट के थ्रू मैनेज करना शुरू करते हैं तो आपके पास एक ब्रांच बनती है जिसका नाम होता है मास्टर ब्रांच। कहाँ? अच्छा, वापस वापस कब आओगे? अच्छा, तो अटेंडेंस में कोई इशू होगा तो वो फिर अपनी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तुम्हारी। क्योंकि पिछले जुमे मैच नहीं था, पिछले जुमे भी आप गायब थी। आज मैच में चलेगी, अगले हफ्ते कहाँ जाओगी? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ब्रांच की ना। तो मास्टर ब्रांच जो होती है वो हमारे पास किसी टाइम पे जब हम गिट से किसी कोड को मैनेज करना शुरू करते हैं तो वो आ रही होती है। उसके अंदर फिर हम डिफरेंट चेंजेस लाते जाते हैं, वो ट्रैक होती रहती है, ठीक है। कई बार ये होता है कि हम उस ब्रांच में से एक नई ब्रांच बना लेते हैं, सब ब्रांच जिसको कहते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं, जब वो चेंजेस वैलिडेट हो जाती है तो उसको फिर से मेन ब्रांच का पार्ट बना देते हैं। सबसे बेहतर इफेक्टिव वे यही वाला होता है कि आपकी मेन ब्रांच अपनी जगह पे कायमो दायम रहती है, जो आपका मास्टर कोड है खास पॉइंट पे पहुंचा हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपका वर्जन नंबर 1 था सॉफ्टवेयर का, तो वो आपका मेन ब्रांच में सेव होगा। अब आपने उसके अंदर से आपने किसी चीज के पैच पे काम शुरू कर दिया, हफ्सा ने एक नए फीचर को ऐड करना शुरू कर दिया उसी वर्जन 1 के बाद, ठीक है। इन्होंने उसी के अंदर प्रोसेस की इंप्रूवमेंट या फंक्शनैलिटी की इंप्रूवमेंट या एफिशिएंसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि पहले ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होते हुए 1 मिनट लेता था, तो इनको टास्क मिल गया कि इसी सॉफ्टवेयर को आपने 30 सेकंड में स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो आप एक अलग चीज पे काम कर रहे हो, ये अलग चीज पे काम कर रहे हैं, अलग चीज पे, तो ये क्या करेंगे, ये तीनों उस मेन की ना वर्जन नंबर 1.0 की तीन ब्रांचेस ले लेंगे,
ठीक है, एक इनके नाम से होगी, या जो भी इसका नाम रखेंगे उस प्रोजेक्ट का, ये अपने नाम से और वो अपने नाम से रख लेंगे। अब इन तीनों में से फॉर एग्जांपल इन्होंने एफिशिएंसी वाला काम सबसे पहले कर लिया। इन्होंने बस सब पूरा टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी अब जो मेरा वर्जन है ना जी, ये बिल्कुल 30 सेकंड में लोड कर देगा। टेस्ट वोस्ट हो गया, ठीक है। आप लोग अभी दोनों अपने अपने एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हो, वो एक नया फीचर बना रही हैं और आप किसी पूरा फीचर के अंदर आए हुए बग को रिमूव कर रहे हो। तो हम कहेंगे फाइन, हमने टेस्ट कर लिया, हम इन भाई की ब्रांच को मेन में मर्ज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमने देखा तो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक चला, तो हम सपोज कर लें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 1.1 वर्जन के ऊपर आ गया। थोड़े दिनों के बाद आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, आपने बग रिमूव कर दिया, तो आपने भी अपनी ब्रांच को रिक्वेस्ट भेजी कि मैंने अपना काम कर लिया, तो मेरी ब्रांच को भी मेन में मर्ज कर दे। उसकी सारे टेस्टिंग वेस्टिंग होगी, सारा कुछ होगा, अगर उसमें कोई इशू नहीं निकलता, वो बग भी ठीक रिमूव हो गया है, तो वो आप वाला कोड भी हमारे पास आके सेव हो जाएगा। तो हो सकता है इन्होंने कोई और 4 फाइलें चेंज की हों जिसकी वजह से प्रोसेस की स्पीड में इंप्रूवमेंट आ गई, आपने कोई और 3 फाइलें चेंज की हों जिसकी वजह से बग रिमूव हो गया। सपोज करते हैं कि थोड़े अरसे के बाद हफ्सा ने अपना वो फीचर इंप्लीमेंट कर दिया, अब उसने भी अपनी ब्रांच इंटीग्रेट करने की कोशिश कर दी, लेकिन क्या हुआ कि इसने जो चेंजेस की थी फीचर के अंदर, उसमें से उसने एक ऐसी फाइल में चेंज कर दी जिसके अंदर ऑलरेडी ये चेंज लेके आ गया था। क्योंकि देखो हफ्सा ने जब काम शुरू किया था तो वर्जन 1.0 वाला कोड लिया था। ठीक है, आप इन्होंने जब इंप्लीमेंट किया तो हम अपने सिस्टम को ले गए 1.1 पे, आपने किया तो 1.2 पे ले गए। अब हफ्सा के पास तो नहीं पता था ना कि वो नई वाली पीछे चेंजेस हो रही है, हालांकि वो मंगवा सकती है अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो वो नई वाली चेंजेस, अगर कोई चेंज आती है वो मंगवा भी सकती है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं आसानी के लिए समझने ही लेकिन सबको कि उससे नहीं मंगवाई, उसका 1.0 ही था। तो उसने जिन फाइलों में चेंज की, उसमें से एक फाइल ऐसी थी जिसमें इन भाई ने भी चेंज की हुई थी। अब वो गिट आपको बता देगा, अगर तो ये वाला काम ना होता गिट वाला, तो क्या होता कि उसकी फाइलें हमारे पास आती, हम उनको अपने सिस्टम में कॉपी कर लेते। जो ही वो कॉपी होती तो उस एक फाइल में जो इसकी चेंजेस थी वो तो सारी जाया हो गई थी। ठीक है, अब जब वो हफ्जा वाला कोड हमारे पास आता तो हम जब चलाते तो सिस्टम तो वापस 1 मिनट पे पहुंच जाता। हम कहते हैं यार ये क्या चक्कर है, क्या मसला हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो उसने इंप्रूवमेंट किसी एक फाइल में की थी हफ्जा के पास, चूंकि पुराना वेरिएंट था, तो उसके वाली जब चेंजेस आके यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई तो वो चीजें वॉच आउट हो गई। गिट हमें बताएगा कि नहीं नहीं भाई, ये बाकी सारी फाइलें तो ठीक हैं, लेकिन एक फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसमें ये जो 6 लाइनें हैं ये इन्होंने चेंज की हुई हैं और ये 8 लाइनें उन्होंने चेंज की हुई हैं। अब वो जो आपका मैनेजर होगा, वो सिस्टम ऑनर होगा, वो उसको एनालाइज करेगा या आप लोगों से करवाएगा। अगर तो इसने किसी और लाइनों में चेंज किया और उसने किसी और लाइनों में चेंज किया तो कोई इशू नहीं, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगी ना, क्योंकि उसने उसके किसी और फंक्शन में चेंज डाली है, नए फंक्शन डाले हैं, इसने किसी और में डाली है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब यहां तक वो ट्रैकिंग करके दे रहा होगा, अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि इन दोनों ने एक ही मॉड्यूल के अंदर चेंज कर ली है, इसने भी 10 से 15 नंबर लाइन ऑफ कोड में चेंजेस किए हैं, उन्होंने भी 10 से 15 नंबर लाइन ऑफ कोड में चेंजेस किए हैं। अब वो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि भाई अब ये तो हैंडलेबल नहीं है, अब आप लोग ये आपस में बैठ के डिसाइड करें। अब क्या होगा कि वो जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो आप दोनों को बुला लेगा, वो कहेगा देखो आपने भी चेंज किए, इन्होंने भी चेंज किए, अब आप देखो इसको ऐसे सीक्वेंस में लेके आओ कि ये आप वाली चेंजेस भी इंप्लीमेंटेड रहें और इनके वाली चेंजेस भी इंप्लीमेंटेड रहें। अब ये दोनों प्रोग्रामर को हम फिर इकट्ठा बैठा देंगे, तो ये दोनों बैठ के अपने उस मसले को रिजॉल्व करके शाम तक हमें वो कोड ऐसा एडजस्ट करके दे देंगे फाइल, कि जिसमें इनकी वाली फंक्शनैलिटी भी कायम रहे और वो जो उन्होंने नया फीचर डाला है वो भी इंप्लीमेंट रहे। अगर ये गेट ना होता तो हम जब उसका आखिरी वाली का कोड आता और वो हम कॉपी पेस्ट करते तो हमारी इनकी वाली चेंजेस ओवरराइट हो गई होती। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम को वो फंक्शनैलिटी का लॉस होता है, इनका जो किया हुआ टाइम था वो भी ज़ाया हो जाता, तो इतने इन्होंने मतलब अपना टाइम लगा के सारा वो किया है। और ज़ाहिर है, अगर ये हमारे पास प्रोग्रामर के तौर पर जॉब करें, हमको पेमेंट कर रहे होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटरी लॉस भी होता, एक एफिशिएंसी का लॉस भी होता, और प्लस उनके सिस्टम के अंदर हो सकता है कोई नया बग इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इनकी एक चेंज ओवरराइट हुई है, बाकी जो 6 फाइलें इन्होंने चेंज की थी वो तो वहीं की वहीं है। हो सकता है वो इस वाले कोड को रेफर कर रही हो, अब इस फाइल में तो कोड इनका गायब हो गया, तो जब इनके सिर्फ एक फाइल का नुकसान नहीं होगा, इनकी वो जब 6 फाइलें चलेंगी तो वो भी जब इस वाली फाइल को रेफर करेंगी तो वो इसमें एरर आएगा, क्योंकि अब तो वो कोड ही नहीं रहा, वो चीज ही ओवरराइट हो गई थी। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपकी बजाय एफिशिएंसी इंप्रूव होने के आपका जो सिस्टम पहले सही चल रहा था वो चलना ही बंद हो जाए या रुकना शुरू हो जाए, एरर देना शुरू कर दे। ठीक है ना, तो इस हवाले से एक फिर गेट का फायदा होता है। तो ये वाली बात एक्सप्लेन हुई भी है कि आप एक सेपरेट ब्रांच बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फीचर ऐड करना है, कोई चेंजेस करनी है, ठीक है, उसके बाद उस ब्रांच में आप ऐड अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस वगैरह लानी है, वटेवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं,
वो आप लाते रहते हैं, और जब तक आप उस ब्रांच पे काम कर रहे होते हैं, जो मास्टर फाइल होती है या जो मास्टर स्कीम होती है वो इंटैक्ट होती है। उसको नहीं पता कि आप नीचे क्या चेंज कर रहे हैं, वहां आपके पास वो पूरा वर्जन 1.0 का चलता हुआ कोड पड़ा होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि मास्टर में आपकी फॉर एग्जाम्पल 50 फाइल्स हैं जो कि स्टेबल है, जिनमें जिनके टाइम पे बिल्कुल सही आपका सिस्टम रन कर रहा था। और जो इन्होंने अपनी एक ब्रांच बनाई है फीचर एक्स वाली, उसमें इन्होंने एक फाइल ऐड कर दी है, तो उसके अंदर टोटल 51 फाइल हो गई है। वो एक नई फाइल है जो इन्होंने ऐड की है, जिसके अंदर वो अपना नया फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसी की एग्जांपल हम पुरानी वाली ले लें, तो वही वाली बात है कि हमारे पास 3 ब्रांचेस भी चल सकती हैं, 6 भी चल सकती हैं, 10 भी चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच जो सी है वो फीचर एक्स पे काम कर रही हो, डी वाला कोई बग रिमूव कर रहा है, और ई वाला एक और नया फीचर इसके अलावा कोई ऐड कर रहा है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली सॉफ्टवेयर, और वैसे भी क्योंकि हमारी एजाइल मेथोडोलॉजी होगी, तो हम कहेंगे छोटे छोटे चंक्स बन रहे हैं, तो हमने क्या किया कि उन चंक्स को पैरेललाइज कर दिया। पहले हमने कहा था कि हम पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे 6 महीने में, पिछली में हमने ये डिस्कस किया था क्लास में, हम चंक्स में काम करेंगे। लेकिन चंक्स में काम करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये भी तो हम कर सकते हैं कि यार हमारे पास 3 प्रोग्रामर है, तुम 3 चंक्स उठा लें प्रियोरिटी में से। ठीक है। तो पहला चंक आपको दे दें, दूसरा चंक आपको दे दें, तीसरा चंक आपको दे दें। ठीक है। तो आप अपने अपने एरिया में अपने चंक्स पे काम करते रहो, लेकिन क्या होगा कि पैरेलल में 3 फीचर ऐड हो रहे होंगे। या अगर किसी एग्जिस्टिंग काम में बग आ गया, तो हम दो को नए फीचर में लगा देंगे, ताकि हमारा वो नए फीचर वाला काम भी सॉफ्टवेयर में बनता रहे, और तीसरे बंदे को हम लगा देंगे अपने उस बग के रिमूवल पे। तो हमारे काम की पेस स्लो डाउन नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये काम करते रहेंगे। ठीक है। और क्या होगा कि जब आप अपना एक एस्पेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, देन फिर आप मर्ज की रिक्वेस्ट डालेंगे। तो पहले आपका सॉफ्टवेयर बी नंबर स्टेज पे रुका हुआ था, और सी वाला जो था एरिया वो आपने अपने ब्रांच सब ब्रांच में लेकर गए हुए थे मेन से। ठीक है। जब आपने इसको कंप्लीट कर दिया, तो अब आप इसको मर्ज कर देंगे अपनी मेन ब्रांच में। तो जो आपके सिस्टम का पाथ है वो इस तरह से आगे चलना शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा, इस काम के लिए ना आप पुल और पुश के फीचर यूज कर रहे होते हैं, वो भी आप लोग खुद ही देखेंगे अभी आगे जाके कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। तो ये सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज है कि आपकी पुल रिक्वेस्ट होती है, फिर पुश रिक्वेस्ट होती है। ठीक है। और और जब आपकी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, वही वाली बात है कि जब आपकी वहां पे जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग की जाती है। अगर वो सब चीजें ठीक परफॉर्म हो रही हों, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आपके सिस्टम में वो चेंजेस मेन वाली ब्रांच में मर्ज हो जाती हैं। अगर उसमें कोई एरर आना शुरू हो, या जैसा कॉन्फ्लिक्ट की हमने एग्जांपल दी थी कि कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाए, तो फिर वो हेल्ड कर दी जाती हैं। फिर उसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं, वो प्रोग्रामर्स बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा क्या करना है। फिर जो डिसीजन होता है उसके मुताबिक चेंजेस मजीद ला के, फिर फाइनली जब सारा कुछ सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसको मेन ब्रांच में एक्सेप्ट करके मर्ज कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीजें जो हमने पहले देखी थी, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमें गिट है ना, ये हमें किस किस चीज में हेल्प आउट कर रहा होता है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी में। सबसे पहले तो आपकी जो पूरी हिस्ट्री या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नंबर वन और ट्रैक हो रही होती है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, और आप उसके ऊपर वापस उस पॉइंट पे जा भी सकते हैं। नंबर वन के। नंबर टू ये कि आपके मल्टीपल वर्क फ्लो, जैसे कि हमने एग्जांपल दी कि आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है और आपके पास 3 प्रोग्रामर हैं, तो आप तीनों को एक एक फीचर पे काम दे दें। आपकी जो वर्क फ्लो है वो पैरेललाइज हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी टीम्स आपस में कोलेबरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपने भी चेंज की, उन्होंने भी चेंज की, वो हमें पता चल गया कि दोनों बंदों ने एक ही में चेंज कर दी, तो हम उनको आपस में एडजस्ट करवा सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि बिलफर्ज आप अपना काम करें और आपको एक फीचर की रिक्वायरमेंट है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपके काम के लिए ज़रूरी है, तो हम इनको लगा देंगे कि हम कहेंगे आप फटाफट ये फीचर डेवलप करो और इसको मेन में पुश करो, और आपको कहेंगे अब आप मेन से पुल कर लो, तो आपके पास नया वाला कोड फाइल अवेलेबल हो जाएगी। वो आपको जो फीचर जो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बट आपके काम को करने के लिए ज़रूरी था, वो हमने ये फ्री बैठे हुए थे हमारे पास टीम में, हमने इनसे डेवलप करवा के आपको भिजवा दिया। ठीक है। तो आपकी आपस की टीम की कोलेबोरेशन भी सेटल होगी। फिर इसके बाद ये स्मॉल से स्मॉल चेंजेस को भी लॉक कर रहा होता है। तो वो जो हमारी टीम अप्रोच है, ये एजिलिटी वाली है, ये एजाइल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है, वो भी हम मतलब इसके थ्रू करें तो बड़ी आसानी से मैनेज हो जाएगा। ठीक है। इस वर्जन कंट्रोल के। तो ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, ये डी वी सी एस, ये क्या क्या कर रहा होता है।
इसमें सबसे बड़ा तो बेनिफिट जो है ना वो ये है कि आप अगर इसको एंटरप्राइज लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को देखें, एक चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, वो है गिट। वो अपने पास इंस्टॉल कर लो तो आप भी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम शुरू कर दोगे, सॉफ्टवेयर पे काम शुरू कर दोगे, सॉफ्टवेयर पे। एक है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सिस्टम होता है सेंट्रलाइज, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हुआ होता है, ठीक है। हो सकता है होगा वो भी गिट ही, लेकिन उसका वर्जन होगा दूसरा, कौन सा वाला, सर्वर वाला वर्जन होगा, प्रोडक्शन वाला वर्जन होगा, ठीक है। वो आपको ये अवेलेबिलिटी दे देगा कि आप अपने सिस्टम पे मल्टीपल लोगों को काम दे सकते हो। अब वो लोग क्या करेंगे कि जब वो अपने पास किसी मेन रिपोजिटरी को जो आपके सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, उसको जब पुल करेंगे तो उनके पास पूरे उस प्रोजेक्ट की कॉपी चली जाएगी। क्यों जाएगी? ठीक है, उन्होंने एक फीचर पे काम करने, एक फाइल पे काम करने, लेकिन वो फाइल बेस तो बाकी 50 फाइलों पे कर रही है ना, ठीक है। तो अगर आपके पास 50 फाइलें होंगी तो अपनी इकानवी फाइल बना के अपने पास टेस्ट करोगे कि यार ये जब मैं फीचर डालूं तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपको एक और फायदा होगा कि आपकी आसानी से जो मल्टीपल यूजर है वो अपनी अपनी जो चेंजेस हैं वो चूंकि ट्रैक हो रही होंगी, तो सिर्फ वो चेंज वाली फाइल मेन वाली में ऐड होगी, बाकी जो चीजें जो वहां भी सेम है यहाँ भी सेम है वो सारी सेम नहीं होंगी, ठीक है। तीसरा फायदा एक और होगा कि अगर आपका सर्वर ही उड़ जाता है, तो अगर आपके 30 प्रोग्रामर हैं तो 30 के 30 के पास आपकी कॉपी पड़ी हुई है मास्टर फाइल की, मास्टर ब्रांच की। हर एक के पास ऑफलाइन कॉपी आ रही है ना, ठीक है। तो अगर आपका अल्लाह ना करे किसी वजह से मेन सर्वर ही उड़ जाता है तो क्या होगा? आप होगे कोई मसला नहीं, हमारे किसी XYZ प्रोग्रामर आपके पास पड़ी हुई है, आपसे मैं उठा लूंगा वो मेन वाला डाटा सारा और अपना सर्वर दोबारा रिस्टोर करके ये वाला जो स्नैपशॉट है वो वहां पे डाल दूंगा, तो मेरे पास वही वाला मेन वापस आ जाएगा। क्यों? कि आपके पास भी जो आपने उसके बाद उस मेन के बाद चीजें की हैं चेंज, वो ट्रैक हुई हुई हैं। मैं कहूंगा जो इसकी की हुई ट्रैक्स हैं उनको रिवोक कर दो, ठीक है। मैं अपने पास आपसे कॉपी लूंगा, कॉपी करवाने के बाद किसी और फोल्डर में कॉपी करके गिट के थ्रू से कहूंगा कि जितनी भी चेंजेस इसने किए वो रिवोक कर दो, तो वो उसको वापस उसी मास्टर लेवल के ऊपर ले जाएगा जहां से आपने उसको अपने पास चेकआउट किया था। समझ आ रही है ना? तो मैं वो कॉपी अपने पास रख लूंगा और आपको कहूंगा वो जो आपके पास फोल्डर पड़ा है उस पर काम करते रहो अगली ब्रांच के ऊपर, ठीक है। ये चीज होगी। अच्छा, अब गिट जो है ना ये सबसे ज्यादा मशहूर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी है और सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। सिस्टम इसलिए कि जब आप उसका वो जो दूसरा वाला वर्जन इस्तेमाल करोगे वो सर्वर वाला, तो ये आपका सिस्टम में चला जाएगा। अभी जो हम एग्जांपल लेंगे इसकी, बाकी चीजें सेम टू सेम है, सर फंक्शनैलिटी में फर्क ये है कि अगर अपने पास आप गिट इंस्टॉल करोगे तो आपकी लोकल चीजों को ट्रैक कर रहा होगा। अगर आपका सिस्टम उड़ जाता है तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। हाँ, चेंजेस जो आप करोगे उसमें जो कमिट्स करोगे उसकी जो वर्जनिंग बनाओगे वो सारी आपके पास फंक्शनैलिटी पूरी मिल रही होगी, ठीक है। और अकेले आप ही काम कर रहे होगे, ठीक है। उसके लिए फिर उन्होंने एक और हल दिया हुआ है, उसको हम एंड में देखेंगे। वो है इंटरनेट वाला, कि आप उसके लिए फिर गिटहब वगैरह को एज ए सर्वर कंसीडर कर लो, तो अपनी रिपोजिटरी वहां बनाओ, वहां से उसको अपने पास पुल करो। एक और बंदा है वो भी उसी रिपोजिटरी को पुल कर लेते हैं, आप दोनों बैठ के उसके मुख्तलिफ फीचर्स पे काम करो, वापस पुश कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो वाली चीज आपके उसके हो जाएगी। लेकिन उसके लिए फिर आपका दोनों के पास सेम वो चल रहा हो, लॉगिन लॉगिन का फिर इशू आ जाएगा गिटहब का एनीवे, ठीक है। तो अब हम आप लोग अपने अपने पीसी लैपटॉप वटेवर जो भी हैं वो ओपन कर लें, और आप ये बताएं कि आप में से किस किस के पास गिट इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आप लोगों के पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है वो कर ले। तो अच्छा, मैं चूंकि नॉर्मली लिनक्स पे काम कर रहा होता हूँ और यहाँ मेरे पास वो नेट की अवेलेबिलिटी और इनका इशू चल रहा था, तो मैंने एक आता ना आपके लिए सारी लैब जो हैं ये आराम और सुकून से बैठ के बिल्कुल रेडी कर रही है, ठीक है। और ये लिनक्स का वैसे तो वो दिया हुआ है, अगर आप लोग विंडोज में हैं तो आप ये gitscm.com/डाउनलोड्स पे चले जाएं अभी और इसको डाउनलोड कर लें। हाँ, लिनक्स के ऊपर नॉर्मली होता है, अगर नहीं भी है तो मैंने कहा जिसके पास नहीं है वो कर ले। तो आप सब लोगों ने जिन जिन के पास नहीं है वो काइंडली जल्दी से इंस्टॉल करके मुझे गिट माइनस माइनस वर्जन की कमांड चला के दिखा दें। अच्छा, कुछ लैब्स ना आप लोगों की यकीनन आप लोगों को 7th सेमेस्टर में तो आइडिया होगा वो ग्रेडेड भी होती हैं,
ठीक है। तो उसके लिए अगर आप 3 बच्चे बैठे हुए हो तो 3 सिस्टम्स पे काम कर लो। ओके, नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने ना अपने ये यूजर नेम ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करके फिर कमांड है गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट, इसके थ्रू मुझे चेक करवाना है कि आप लोगों ने अपने अपने ईमेल वगैरह नेम वगैरह को सही कॉन्फ़िगर किया कि नहीं किया, और आपने इसके लिए नेम अपना ओरिजिनल और ईमेल अपना यूनिवर्सिटी वाला यूज करना है। चले, इसके बाद अब हम अगले टास्क की तरफ चलते हैं जो हमारा गिट की कॉन्फ़िगरेशन के बाद का टास्क है। अच्छा, अब हमने गिट अपने पास चला लिया तो हमारे पास कमांड्स आना शुरू होगी गिट के हवाले से कि ठीक है, अगर गिट वेरिएंट चल रहा है इसका मतलब है गिट की बाकी सारी कमांड्स भी चलेंगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अपनी एक कोई डमी सी रिपोजिटरी बनानी है, और उस रिपोजिटरी में कुछ फाइल्स बनानी है, उसी तरह जिस तरह कि हम जब कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं ना कि हम उसमें अपनी पहले एक फाइल बनाते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर तीसरी बनाते हैं, ग्रेजुअली वो प्रोजेक्ट एक्सपैंड होता चला जाता है, उसमें मल्टीपल फाइल्स बनना शुरू होती हैं। तो आप यूं समझ लें कि हम अपने पास से एक नया प्रोजेक्ट बनाने की तरफ जा रहे हैं जिसको हम गिट के थ्रू मैनेज करेंगे, ताकि उसके जितने भी जो चेंजेस हैं वो ट्रैक हो रही हों। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऐड करवा दूं कि गिट सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं है कि आप इससे सिर्फ अपने किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आप उसके भी अगर वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, या आप लोगों को ये काम आएगा जब अपना आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाओगे और उसमें 2-3 बंदे मिलके बना रहे होगे, तो उसमें आपने जो डाटा शेयरिंग करनी है, जो बैकअप्स लेने हैं, यूएसबी पे डालोगे, यूएसबी पे निकालोगे, तो व्हाई नॉट कि उसकी जगह आप ये गिट को यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो कितना फायदा होगा कि बिलफर्ज आपने कोई चेंज की, वो आपकी ठीक नहीं थी, गड़बड़ हो गई, तो आप अपने पुराने वाले वेरिएंट पे ऑटोमेटिकली इन कमांडों की मदद से वापस जा सकोगे, ठीक है। तो ये आपको उस पर भी हेल्प आउट करेगा। प्लस इसको अगर आप गिट हब वगैरह पे या बिट बकेट, ये 2-3 इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं जो आपको फ्री और स्टॉक एक्सेसेस देती हैं, आप वहां पे प्राइवेट रिपोजिटरी अपनी बना लो। तो प्राइवेट रिपोजिटरी का क्या होता है, वहां पे दो तरह की रिपोजिटरी होती है, पब्लिक होती है जो सबको विजिबल होती है, एक प्राइवेट होती है जो जिसको आप एक्सेस देते हो उसको विजिबल होती है। तो अब आपके अगर 3 ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि बजाय इसके कि आपने कुछ काम किया तो उसको कॉपी व्हाट्सएप में फाइल भेज रहे हो, उसकी जगह आप अपने पास से पुश कर दो, सर्वर पे अपडेट हो जाएगी, उसको फोन करके बता दो कि मैंने अपने वाली चेंजेस इंप्लीमेंट कर दी हैं, अब तुम पुल कर लो अपने पास और नया जो भी अपडेटेड मामला है उसके ऊपर चले जाओ, ठीक है ना। तो ये आपको अभी फाइनल ईयर में बड़े अच्छे तरीके से काम भी आ सकता है प्रोजेक्ट के हवाले से। एनीवे, तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगे हैं और उस प्रोजेक्ट को हम गिट के थ्रू मैनेज करने लगे हैं। ये वाली एक्टिविटी भी हम परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने ये देख लिया कि हमारा बिट गिट का वजन वगैरह ठीक चल रहा था। अब आप क्या करें कि आप एक नया फोल्डर बनाएं। तो ऐसे तमाम लोग जिनको लिनक्स के बारे में आइडिया नहीं है या इसको कभी विंडो में काम कर रहे हैं, वो बेशक फोल्डर को वैसे बना लें माई डॉक्यूमेंट में जाके या जहां पे भी जाके, और उसके बाद अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वहां से उस फोल्डर में शिफ्ट हो जाए, ठीक है।
और ये अभी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी चीजें कम नजर आ रही हैं, लेकिन ये आपकी कोई वो नहीं है। बस ये आप जब गेट इनएट की कमांड जो राइट लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है वो आप चलाओगे तो उनकी आउटपुट यहाँ पे शो की हुई है, ताकि किसी मौके पे अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आ रही हो तो मैंने आपके लिए प्रॉपर वो सारी चीजें रन भी की हैं। और रन करने के बाद ही आपके सामने ये मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके आया हूँ। सॉरी, किसका? मैं बताता हूँ, जब ये वाले आपके स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे ना तो इन स्टेप्स की भी आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेनी है। ठीक है, ताकि आपका वो ग्रेजुअली मेरे लिए भी आपकी ये फाइल बन रही होगी, और कल कला को अगर आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो इसके थ्रू ही मैनेज करना चाहो तो आपके पास भी एक अपना रेफरेंस डेवलप हो रहा हो कि मैंने इस तरह से अपना ये पूरा गिट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया था। इसमें से सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि जो उसकी सबसे आखिरी कमांड है वो ls-la है। ये शायद विंडोज में नहीं चलेगी, तो विंडो में आप dir की कमांड ले लेंगे तो आपको वो dir से वही वाली लिस्टिंग मिल जाएगी जो कि लिनक्स में आपको ls-la से मिलती है। तो इस तरह का कोई इशू हो रहा हो तो आपने परेशान नहीं होना, बाकी आपकी कमांडें दोनों में। चले हम इससे अगले स्टेप पे चलते हैं, आप इतनी देर कर लो और आप इनको हेल्प आउट कर देना। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। देखो, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो हम सभी चीजों को इस वेरिएंट कंट्रोल के अंदर नहीं लेके आते। हमारे कुछ सीक्रेट्स होते हैं, हमारी कुछ एपीआई की कीज हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हम नहीं चाहेंगे कि ये इसका पार्ट बने, बिकॉज कि जब वो इसका पार्ट बनेगी, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारी 10 प्रोग्रामर्स की टीम किसी चीज पे काम कर रही है और उसमें से एक बंदा इस चीज पे काम कर रहा है कि जिस वक्त कोई यूजर अपना यूजर बना रहा हो वो अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर डाले, अमेरिका में या पाकिस्तान में अपना सीएनएसई नंबर डाले, तो वो जाके नादरा से वेरीफाई होके आए और पता लग जाए कि ये यूजर जो अकाउंट बना रहा है ये वाकई वैलिड पर्सन है कि नहीं। ठीक हो गया, डिटेल्स मैच हो जाए। अब इस मॉड्यूल पे एक बंदा काम कर रहा होगा, उस एक बंदे को हमने नादरा की एपीआई का एक्सेस की दी हुई होगी, एक बंदे को दी हुई होगी। ठीक है ना, क्योंकि उसका काम है रेलेवेंट कि वो इस वाली चीज को इंप्लीमेंट करके देखे। तो अगर हम हर चीज को गिट के थ्रू मैनेज करेंगे तो क्या होगा कि जब वो रिलीज अपलोड करेगा तो वो की वहां पे भी चली जाएगी। जब वो रिलीज बाकी सबके पास उसको पुल करेंगे वो लोग अपने पास, तो उनके पास भी आ जाएगी, तो सबके पास वो वाली चीज चली जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि वो वाली फाइल जिसके अंदर हमने की लिखी हुई है एपीआई की, वो हमारी इस गिट का पार्ट ना बने। सही है। तो ऐसी तमाम फाइलें हम जिनको चाहते हैं कि वो गिट का पार्ट ना बने, हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारा सारा काम चल रहा है गिट वाला, जिसके अंदर जाके हमने इनिशियलाइज किया था गिट इनिट, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहां पे जो फाइल की कमांड लिखी हुई है लिनक्स वाली लिखी हुई है, टच और आगे VIM, ये एडिटर है उसका। तो आप इसको नोटपैड में बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप लोग विंडोज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी और टेक्स्ट एडिटर में बना लें। आपने एक ऐसी फाइल बनानी है जिसका नाम हो .gitignore। तो आपके मेन फोल्डर में जो ये वाली फाइल होगी जिसका नाम होगा .gitignore, तो उसके अंदर आप जिस तरह की फाइलों के नाम या उनकी टाइप लिखेंगे, गिट का सॉफ्टवेयर उनको पार्ट ऑफ द वो रिपोजिटरी नहीं बनाएगा, वो आपके लिए लोकल रहेंगी। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे इस ग्रीन वाले एरिया में ये मेंशन किया है static.exe, इसका मतलब है जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, बिकॉज मैं तो भी कोड को सेव रखना चाह रहा हूँ ना। एग्जी तो मैं किसी भी टाइम जनरेट कर सकता हूँ उस कोड को कंपाइल करके। तो मैं चाहूंगा कि यार ये ख्वाम ख्वाम में ना मेरे उस गिट के रिपोजिटरी को हैवी ना करें, तो मैंने सारी ऐसी फाइलें जिनकी एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल है उनको मैंने इग्नोर करवा दिया। कैसे करवा दिया? मैंने अपनी इस .gitignore को नोटपैड में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोला और उसके अंदर उस फाइल का नाम डाल दिया static.exe। अगर मैं कोई खास तरह की फाइल है जिसका नाम मैं चाह रहा हूं कि ये फाइल जो है ये मेरा गिट का सॉफ्टवेयर इसको मैनेज ना करे, तो मैं उस फाइल का नाम लिख दूंगा। ठीक है, जैसे टेस्ट इग्नोर मैंने एक टेस्ट की मतलब टेस्टिंग के लिए डाली। अब मैं अगर अपने इस फोल्डर में एक फाइल बना दूं जिसका नाम हो testignore.txt, तो वो फाइल मेरे रिपोजिटरी में ऐड नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी .gitignore है इसके अंदर आपने जितनी फाइलों के नाम लिखे हुए हैं
ये आपका गिट का सॉफ्टवेयर उसको वो अपने पास मैनेज नहीं करेगा, उसको आपकी पास ही रहने देगा लोकल कॉपी जिस बंदे ने बनाई है। तो इस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारी जो एपीआई की है वो जिस फाइल में पड़ी हुई है वो सबके पास ना जाए, तो वो क्या होगा कि वो बंदा उस फाइल का नाम जिसका नाम होगा फॉर एग्जाम्पल की डॉट टी एक्स टी, ठीक है, वो यहाँ पे इस गेट इग्नोर में आके की डॉट टीएक्सटी को इस गेट इग्नोर में ऐड कर देगा। अब क्या होगा कि गिट का सॉफ्टवेयर उसको अपना पार्ट ऑफ द रिपो नहीं बनाएगा, वो कहीं पे भी अपलोड डाउनलोड नहीं होगी। वो वाली की सिर्फ या वो वाली फाइल सिर्फ उस बंदे के पास होगी जो इस मॉड्यूल पे काम कर रहा है, या वो जो मेन प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास होगी जिसने उसको इशू की होगी, ठीक है। तो गेट इग्नोर की फंक्शनैलिटी ये वाली होती है। तो अब आप लोग क्या करें कि अपने उस वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएं डॉट गेट इग्नोर की, और उसके अंदर कोई भी ये वाली दो फाइलें डाल दें, एक तो सेरिक डॉट एक्सी डाल दें और एक अपना नाम डॉट टीएक्सटी डाल दें। ठीक है, जैसे आपका नाम अगर एक्स वाई जेड है, उमर है, जैसे हमारे सीआर है, तो वो बनाएंगे एक फाइल, इसके अंदर एंट्री डालेंगे गेट इग्नोर में उमर डॉट टीएक्सटी की, जो आपका फर्स्ट नेम है, सब बचे बचे हैं। और एक सेरिक डॉट एक्सी की इसी तरह से आप एक फाइल बनाएं गेट इग्नोर की, और उसके अंदर ये वाली दो कमांड्स या दो लाइंस डाल के उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें आपने बाद में एक लाइन इंग्लिश की भी लिख देनी है कि वी विल ऐड these files in the git ignore in order to remove them from git management। और विंडो वगैरह में किसी को इशू तो नहीं कोई हो रहा है ये फाइल बनाते हुए? टच नहीं होगा ना, मैंने इसलिए तो कहा नोट पैड खोलो, नोट पैड खोलो। ठीक है, यहाँ पे फाइल ये वाली बनाओ, एक अपने नाम की बना लो डॉट टी और एक स्टैरेट डॉट एक्जी डाल दो। हाँ, इसको सेव जब करोगी ना, तो इसको ना, अच्छा अच्छा, आप लोगों को पता है कि अगर आप इसमें वो डबल कॉलम्स ना लगाओ सेव करते हुए, तो वो फिर भी एंड में टीएक्सटी की फाइल लगा ही देता है एक्सटेंशन ना। तो आपने वो नाम कैसे लिखना है जब फाइल सेव करोगी ना, जैसे ये बच्ची सेव कर रही है, तो आपने इसका नाम क्या रखना है इस फाइल का, डॉट गेट इग्नोर, टीएक्सटी में एक्सटी हटा दो सारा, डॉट गेट इग्नोर। अच्छा अच्छा, सुनो, इसके आगे और पीछे वो डबल कॉलम्स लगाओ, शिफ्ट दबा के, हाँ, और शुरू में भी लगा दो, ताकि अब ये इसको एग्जैक्टली इस नाम से सेव करे, ये अपनी एक्सटेंशन बीच में ऐड ना कर दे। और इसको आपने सेव कहाँ पे करना है, वो जो आपका वर्किंग फोल्डर था जिसके अंदर आप ये अपना गिट इनिट किया था, कहाँ पे किया था? हाँ, वो जिसमें भी किया था ना वहां पे उसको कर दो, ठीक है। अभी देखो डॉट गेट इग्नोर के नाम की फाइल क्रिएट होगी, अगर आप वो डबल कोट्स ना लगाओगे सेव करते हुए विंडोज के अंदर, और नोटपैड खोला हुआ है, तो लाजमी खुद से उसके अंदर डॉट टीएक्सटी ऐड कर देता है एड में। तो आपकी फाइल बनेगी डॉट गेट इग्नोर डॉट टीएक्सटी, तो वो फिर जाहिर है उसको वो पकड़ नहीं सकेगा, आपका जो गेट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये वाला करके ना इस फाइल का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, वो वाली जो फाइल है उसका नाम आ रहा होगा ना ऊपर, गेट इग्नोर, उस फोल्डर के अंदर करनी है जिसके अंदर वो गेट इग्नोर वाला काम किया। सारा काम जो हम कर रहे हैं सारा उसी फोल्डर के अंदर आप लोगों ने करना है, कहीं आगे पीछे नहीं करना, पता चले गेट इग्नोर की फाइल किसी और जगह पड़ी है और जो फोल्डर है वो हम कहीं और मैच करें। और आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि आप एक ही, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं, अब आप चार सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो आप चार अलग अलग फोल्डर्स के अंदर गेट इग्नोर सॉरी वो गेट इनेट चलाओगे, तो वो चार आपके पास रेपोज मैनेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपका गेट इनिट भी हो गया, आपने गेट इग्नोर भी बना ली, उसका आपको मकसद भी पता चल गया। अब आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो वाली फाइल बनाओगे जो हमने इग्नोर फाइल में डाली है, तो गेट उसको मैनेज नहीं करेगा, ठीक है। अब आपने अगली कमांड चलानी है गिट स्पेस स्टेटस की। जब आप गिट स्पेस स्टेटस चलाएंगे तो आपको कुछ बातें बताएगा। सबसे पहले तो आपको बताएगा कि आप इस वक्त मास्टर ब्रांच के ऊपर हैं, और आपने इसके अंदर कोई भी कमिट्स या कोई भी स्नैपशॉट्स नहीं लिए हुए। दूसरी बात हो गई।
तीसरी चीज वो ये बताएगा कि अगर आपने वो अपनी गिट इग्नोर वाली फाइल बिल्कुल ठीक जगह पे जाके डाली भी है तो उसको ये लाल रंग से शो करेगा और कहेगा कि मेरा प्रोजेक्ट बनने के बाद आपने इसके अंदर एक फाइल ऐड की है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को बनाने के बाद या आखिरी कमिट करने के बाद या आखिरी स्नैपशॉट लेने के बाद, जो स्नैपशॉट का प्रोसेस होता है उसको यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी में कमिट कहा जाता है। ठीक है, कि जो आप एक बार एक सेव कर लेते हो एक पॉइंट कि यार ओके यहाँ तक मेरा सॉफ्टवेयर फाइनलाइज हो गया। उस कमिट के बाद जितनी आपने किसी फाइल में चेंजेस की होंगी, कोई नई फाइलें ऐड की होंगी, वो रेड कलर से आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो आप लोग काइंडली ये कमांड चलाएं गेट स्टेटस की। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आनी चाहिए, ये आपको बता रहा होगा कि आप इस वक्त मास्टर ब्रांच के ऊपर है, आपकी इस वक्त गेट इग्नोर की फाइल है वो रेड कलर में आ रही होगी जो कि अभी ट्रैक नहीं हो रही। ठीक है, ये कह रहा है नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक फाइल प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनको अभी तक आपने ट्रैक नहीं किया क्योंकि वो नई बनी है, पिछले कमिट के बाद बनी है। ठीक है, तो ये काम करने के बाद जो अगला टास्क है आपका वो ये है कि आपने इसी फोल्डर में दो मजीद टेक्स्ट फाइल्स बनानी है। कोई भी फाइल्स बना ले, उनका नाम कुछ भी रख ले। मैंने यहाँ फाइल 1 फाइल 2 रखा है तो आप भी इसी तरह से। और इसका तरीकाकार भी होगा कि वो लोग जो लिनक्स के ऊपर है वो तो सिंपल टच की कमांड चलाएंगे तो उनकी फाइल्स बन जाएंगी। जो लोग लिनक्स पे नहीं है वो नोटपैड में नई फाइल खोलें, उसको सेव करें वहां जाके, उसका नाम रख दें file1.txt file2.txt, और उन्हें उसमें कोई टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये दो फाइल्स डालने के बाद आपने दोबारा से गिट स्टेटस की कमांड चलानी है। तो आपने दो स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। पहला स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल शुरू में लेना है जो आपने गिट स्टेटस की पहली बार कमांड चलाई है। तो ये आपको बता रहा होगा कि फिलहाल आपके फोल्डर में सिर्फ एक डॉट गेट इग्नोर की फाइल है जो अनट्रैक्ड है, वो लाल रंग में आ रही होगी। तो आपने एक उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर दो टेक्स्ट फाइल्स इसी फोल्डर के अंदर दोबारा से बनानी है। ठीक है, सिंपल नोटपैड पे जाके सेव एज करके उनके नाम आप ये रख दिया, बेशक file1.txt file2.txt। और उसके बाद दोबारा से आपने गेट स्टेटस की कमांड चलानी है और देखना है कि क्या ये आपको अनट्रैक्ड फाइल में अब तीन फाइल्स दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, जिसमें से एक होगी डॉट गेट इग्नोर और दो होंगी file1.txt और file2.txt। अच्छा, तो हमने कुछ फाइल्स बना ली। हम सपोज ये कर रहे हैं कि ये फाइल हमारा कोड है, इन फाइलों में फाइल 1 में और फाइल 2 में हमारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कोड हमने अब नया बनाया है क्योंकि हमने अभी भी सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया है। तो अभी हमने फॉर एग्जाम्पल फाइल 1 बनाया उसके अंदर कुछ कोड लिख दिया और फाइल 2 बनाया उसके अंदर कुछ कोड लिख दिया। तो अब हम चाहेंगे कि ये जो फाइल्स हैं ये गिट इनको मैनेज करना शुरू कर दे एक खास तरीके से, मतलब जो भी इसकी वेरिएंट कंट्रोलिंग होती है एंड एवरीथिंग ना। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे नेक्स्ट स्नैपशॉट का, नेक्स्ट बैकअप का या नेक्स्ट कमिट का पार्ट बन जाए। अब हम वर्ड यूज करेंगे कमिट। कमिट मींस कि ये हमारा बेसिकली बैकअप है। ठीक है, वो जो इसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड करना है। तो हम जो नई कमांड इशू करेंगे वो होगी गिट ऐड और आगे फाइल का नाम। ठीक है, तो आपने अभी कौन कौन सी दो फाइल्स बनाई है, फाइल 1 बनाई है और फाइल 2 बनाई है, और एक तरह की वो गेट इग्नोर भी बनाई है। तो अब आपने ये वाली कमांड्स इशू करनी है कि आपने गेट ऐड और आगे फाइल का नाम देना है। ठीक है, और इन फाइलों को ऐड करते चले जाना है 1 बाय 1। आप चाहें तो स्टैरिक डॉट टीएक्सटी कर दे तो ये दोनों टीएक्सटी फाइलों को इकट्ठा कर देगा, आप चाहें तो एक एक करके कर लें, अब आपकी आसानी है जैसे मर्जी करें। ठीक है, एट द एंड मुझे ये चाहिए कि ये फाइलें ऐड करने के बाद, अब ये ऐड करने से क्या मुराद है कि ये बेसिकली गिट को बता रही हैं कि भाई ये वाली जो फाइलें हैं इनकी आपने वर्जनिंग कंट्रोलिंग करनी है, इनका आपने बैकअप टाइप लेना है, इसके अंदर कोई चेंजेस आती है तो आपने मॉनिटर करनी है और इनको अपने नेक्स्ट कमिट में ऐड करना है, नेक्स्ट स्नैपशॉट में ऐड करना है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि जब आप लोग ये सारी कमांडें जैसे भी चलाएं, चलाने के बाद एंड में जब आप गिट स्टेटस लें तो जो पहले लाल लाल सी फाइल नजर आ रही थी अब वो ग्रीन ग्रीन सी नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, फाइल वन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, सॉरी, मतलब सेम फाइल वन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। नो 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 नो, फाइल 1 में जो भी लिखा हुआ है हमारा उससे सरोकार नहीं। हम सपोज करें कि उसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है सपोज। ठीक, हम कर ये रहे हैं, हम गिट ऐड की कमांड से गिट को बता रहे हैं
कि आपने जो जो फाइलें आप ऐड में डालते जा रहे हो ना, गिट अपने पास उनको मॉनिटरिंग मोड में डाल रहा है कि इन फाइलों को मैंने मॉनिटर करना है। ये बात समझ आई आपको? फाइल के अंदर क्या है वो एक अलग चीज है। ठीक है। इन फाइलों को हम ऐड करने से गिट को ये बता रहे हैं कि गिट भाई, आपने हमारी इन फाइलों की ट्रैकिंग करनी है और इनको नेक्स्ट स्नैपशॉट में ऐड करना है। नेक्स्ट जो हमने बैकअप ले रहे हैं उसमें इन फाइलों को ऐड करना है। ठीक है। देखो ना, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमने अपने फोल्डर में 10 फाइल्स बनाई हुई हैं, जिसमें से 5 हमारी ओके हो गई हैं, हमारा उन पे काम कंप्लीट है, 5 पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमारे हेड ने या हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि जितना काम आपने किया है मुझे भेज दो। तो हम क्या 10 की 10 भेज देंगे? उसमें से वो 5 इनकम्प्लीट है। तो हम ये करेंगे कि हम सिर्फ 5 को ऐड करेंगे गिट के अंदर और उनको नेक्स्ट कमिट का पार्ट बना के ओके कर देंगे, तो उसको विजिबल होना शुरू हो जाएगा। जो आपकी पूरी टीम बैठी है उसके पास वो 5 फाइलें जो आप कंप्लीट कर चुके हैं वो उनके पास विजिबल हो जाएंगी। बाकी 5 जिस पे भी आप काम कर रहे हो उनको आप गिट की कमिट में ऐड नहीं करोगे, अपनी आने वाली कमिट में। कमिट आप जस्ट ऐसी बात समझ लो कि जैसे आपकी रिलीजेस होती हैं। तो जाहिर है रिलीज आप किसी सॉफ्टवेयर को तब करते हो ना जब आप किसी एस्पेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो। तो जो चीजें आपने कंप्लीट नहीं की वो आप अपने गिट की अगले कमिट में ऐड नहीं करोगे। ठीक है। तो आप लोगों ने गिट स्टेटस ऐसे चलाना है कि उसके अंदर ये तीनों फाइल्स अब ग्रीन कलर में नजर आना शुरू हो जाए। ये जितनी भी फाइल्स आपके फोल्डर के अंदर है वो ग्रीन कलर में नजर आना शुरू हो जाए। ग्रीन कलर से मुराद ये है कि अब आपने इसको अपने नेक्स्ट कमिट के लिए ऐड कर दिया। अब जब आप इसका स्नैपशॉट लेंगे तो उसके अंदर ये वाली फाइल्स मैनेज हो जाएंगी जो ग्रीन कलर में आ रही हैं। तो ये वाला काम करके आपने स्नैपशॉट अपना ले लेना है, उसको सेव कर लेना है अपने पास। सर मुझे एक मिनट अननोन फाइल थी इसको मैंने स्किप कर दी थी। तो कोई टेंशन नहीं। पर बात ग्रीन हो गई। ये तो आप पे डिपेंड करता है जितनी तेजी से करोगे। तो अब इस लेवल के ऊपर आके आपने इन 3 फाइल्स को अपने नेक्स्ट कमिट के लिए ऐड कर लिया कि अब ये नेक्स्ट कमिट का पार्ट बन जाए। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं इसको कमिट, यानी कि हम वो स्नैपशॉट अब लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब वो एक्शन को परफॉर्म करने लगे हैं कि वो जो 3 फाइल्स जो हमारी ग्रीन आ रही थी वो अपने नेक्स्ट रिलीज या नेक्स्ट कमिट में आ जाएं। अच्छा, कमिट आप जब भी करते हैं गिट को यूज करते हुए तो आपने इसको एक लाजमी मैसेज देना होता है, मैसेज टाइप करना होता है। वो मैसेज आपने कोशिश करनी है कि वो थोड़ा सा ना डिटेल हो, जिसके अंदर आप बताएं कि इस कमिट में मैंने ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं, ये फीचर इंप्लीमेंट किए हैं और इसके अंदर मैंने ये एक्टिविटीज की हैं, या सॉफ्टवेयर का फला फला मॉड्यूल अपडेट किया है, या फला फला बग को रिमूव किया है। जो भी आपकी अभी तक जो आपने काम किया है उसकी डिटेल आप अपने इस मैसेज के अंदर डालते हैं। कमांड क्या होती है? गेट कमिट -n और आगे आप डबल कोट्स में मैसेज देते हैं। और जो मैसेज है ना, ये जब आप उसकी हिस्ट्री या गिट का लॉग देखेंगे ना कि किस किस कमिट के ऊपर क्या क्या चेंज इंप्लीमेंट हुई थी, ताकि अगर आपने वापस जाना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैंने कौन से वाले कमिट वाले पॉइंट के ऊपर वापस जाना है, वो आपको ये मैसेज बता रहा होगा। जितना आप डिटेल मैसेज अपने उस गिट के अंदर लिखोगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको आइडिया होगा कि मैंने अगर बैकअप के तौर पे वापस जाना है तो मैं किस पॉइंट पे जाऊंगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पे, क्योंकि मैं आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि माई फर्स्ट कमिट। ठीक है। अदरवाइज आपने इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी। यहाँ पे तो आप बेशक ये लिख दो, मर्जी है आपकी, माई फर्स्ट कमिट, माई सेकंड कमिट। बट एक्चुअली जब आप कल को अपने एक्चुअल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे या अपने किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होगे तो वहां पे आपने डिटेल मैसेज देना है कि जो अभी तक का कमिट है इसमें मेरे सॉफ्टवेयर में क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या चीजें मैंने ऐड की हैं, किस चीज को मैंने वर्कआउट करके अब इसको मैंने वापस अपडेट किया है। ठीक है। तो अब आप देखें कि जिस वक्त आप ये कमिट की कमांड चलाएंगे, सेकंड वाली कमांड है, पहली वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी है जिसके अंदर लिखा है ना कि मैसेज गेट कमिट -m मैसेज, ये आपके लिए एग्जांपल के तौर पे है। एक्चुअल जो कमांड आपने चलानी है वो सेकंड वाली है, वो है गेट कमिट -n और मैंने उसमें मैसेज को अपने मैसेज से रिप्लेस कर दिया, मैंने लिखा है माई फर्स्ट कमिट। लेकिन स्टिल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपने इसको पूरा डिटेल लिखनी है कि इस कमिट में आपने क्या क्या सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं या फीचर इंप्लीमेंट किए हैं। ये करने के बाद अब जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपके सामने वो बताएगा कि आपकी ये फाइलें चेंज हुई हैं और उसने इन फाइल्स को ऐड कर दिया जो जो आपकी ग्रीन हुई थी। ठीक है ना।
अगर किसी की 10 फाइल्स आ रही थी रेड, या यहाँ पे किसी की 4 फाइल्स आ रही थी, तो वो 4 का मैसेज शो करेगा जितनी फाइलें आपने उसके अंदर ऐड करवाई हुई है कमिट में। और उसके बाद देखें कि जब आप गिट स्टेटस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप वापस मास्टर ब्रांच में आ गए हैं, और अब आपका वर्किंग ट्री क्लीन हो गया है, जितनी चेंजेस थी वो आपने आगे भिजवा दी हैं गिट को, और अब आपके पास कुछ भी करने को नहीं है। ये आप उसी स्टेटस पे पहुंच गए जिस स्टेटस पे आपने जब गिट इनिट किया था, अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, उस स्टेटस पे थे। ठीक है। अब क्या होगा, जो ही आप इसके अंदर कोई और फाइल बनाएंगे, ठीक है, ये वाला काम करें, मैं आपको आगे फिर इससे अगले वाली चीज बताता हूँ। आपने इस गिट स्टेटस पे पहुंचना है जहां पे ये आपको ये मैसेज दे दे कि ऑन ब्रांच मास्टर एंड नथिंग टू कमिट एंड वर्किंग ट्री इज क्लीन। अच्छा, यहां तक अभी जो हमने जो भी गिट देखा है ना, ये हमारा लोकल गिट है, हमारे अपने कंप्यूटर पे है। ठीक है। अभी हम इसका नेटवर्क वाले पार्ट को वैसे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। नेटवर्क वाला पार्ट ये करता है कि आपके पास बनी बनाई गिट की रिपोजिटरीज अवेलेबल भी होती हैं ऑनलाइन। ठीक है। और उसके अलावा आप अपनी भी गिट की रिपोजिटरी बना के वहां गिट हब वगैरह पे डाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम फटाफट ये करते हैं कि आप सब लोग जल्दी से गिट हब पे अपना अकाउंट बनाएं। जिसका बना हुआ लॉगिन कर ले, वो अपना पासवर्ड रिसेट कर ले। अच्छा चलो, आप लोग एक काम करो, आप यहां पे लिखो सैंपल गिटहब रिपोजिटरी, अपने ब्राउजर में लिखो। तो हाँ, ब्राउजर में लिखो सैंपल गिटहब रिपोजिटरी, लॉगिन घर जाके कर लेना। ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता आप सबके पास एक ही आ रहा है या सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो एक आपके पास आ रहा है सैंपल डैश प्रोजेक्ट वाला है, इसको इस पे क्लिक कर लो। खोल लिया सबने सैंपल डैश प्रोजेक्ट? अच्छा, चलो हेलो वर्ल्ड खोल लो यार, कोई भी खोल लो। सैंपल का तो तुमने सिंपल लिख दिया, खुदा के बंदे क्या करते हो। मैं भी हूँ, तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा। सैंपल करो सैंपल। अब चलो तुम उसको छोड़ो ना, अभी फिर एक के लिए फिर बाकी चार, तो मैंने भी कहा है ना, वो वाला काम कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगी जो काम करना है। ठीक है, अच्छी बात है, तुमने काफी काम किया हुआ है, गुड। ठीक है, तो ये सिंपल वाला खोलो ना यार, कहाँ है हमारे पास ये चीज क्यों आ रहा होता है। चलो कोई भी खोल लो। अच्छा तुम्हारे पास खुल गया, कौन सा खुला है, ऊपर करो। ठीक है, इसमें कहीं अभी क्लिक किया तुमने, एक्सप्लोर पे जाओ ना। ठीक है, सैंपल प्रोडक्ट ही आ गया, सही। ऊपर 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 ही हो, नीचे क्यों चले जाते हो यार घूम घूम के। अच्छा, इसमें ना आगे देखो, इसका सबसे पहला आ रहा है YAS। ठीक है, इस YAS वाले पे सारे चले जाओ, तुम किसी एक पे चले जाओ, बल्कि तुम इधर ही रहो। तो आपके सामने ना एक बटन आ रहा होगा ग्रीन से कलर का, कोड जिसमें लिखा हुआ है। तो सब लोग उस कोड वाले बटन तक पहुंच गए, सबको कोड वाला बटन नजर आ रहा है। यस सर। ठीक है, इस कोड वाले बटन के साथ YS में जाओ, ये नीचे YS आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। हाँ, ये कोड वाला बटन आ गया। ठीक है, इस बटन पे देखो ना, क्लिक करो, इसमें YS पे जाओ, YS पे चला गया। इस कोड वाले बटन के साथ जो वो टिक है, उस पर क्लिक करो ना, तो यहाँ नीचे गिटहब का एक लिंक आ रहा होगा आपको HTTP का, इसको कॉपी कर लो। हो गया यस सर। ठीक है, सारे कॉपी कर लो। बेटा आपने किसी भी गिटहब रिपोजिटरी पे जाओ और आपको ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा है ऊपर, सबसे सबसे ऊपर, ये इस पे क्लिक करो, और ये जो ये गिटहब का लाइन है ना, इसको कॉपी कर लो। फेल हो गया सर। क्या फेल हो गया, मैनेज। किसका? अच्छा कोई बात नहीं, कॉपी कर लिया है। अच्छा ठीक है। अब करने के बाद अपने उसी वाले फोल्डर वाली उस कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाओ, और ये वाली कमांड लिखो, गिट स्पेस क्लोन स्पेस, और आगे उस यूआरएल को पेस्ट कर दो। ठीक है, गिट स्पेस क्लोन स्पेस और आगे ये वाला पाथ पेस्ट कर दो आप लोग।
हो गया सर फाइल और सब मेरा कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन ठीक है। देखो उधर ब्राउजर में देखो, नेट चल रहा है। सर चल रहा है फिर यहाँ क्यों मसला आ रहा फिर एसएसएल की कनेक्शन है? एसएसएल की कनेक्शन अच्छा, इन्होंने गेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो ना लगाई हो। गेट स्पेस क्लोन स्पेस, हाँ बाकी तो मेरा तो बाकी एक्सेस किया मेरा तो हो रहा है। दोबारा करो तुम भी, तुम्हारा भी होना सर चाहिए। मैंने वो डाले इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमा डालूंगा अच्छा, जिनका एरर आ रहा है ना, वो इस यूआरएल को इन्वर्टेड कोमास में डाल दे, दोनों साइडों में उसके इन्वर्टेड कोमास लगा दे, तो देखो ये वाली फाइलें ना डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। हो रही है सबकी? हो रही है। अभी ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद करो गेट स्टेटस, देखो क्या आता है। हम्म, ठीक है ना। अब इसने बताया कि आपका एक नया एक फोल्डर बन गया इसके अंदर, और इस फोल्डर में जाओगे तो बहुत सारी फाइल्स वगैरह भी होंगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे कि आप एक बंदा अपनी रिपोजिटरी वहां पे ऐड कर लेगा और बाकी जो दो प्रोजेक्ट फेलो हैं वो उनको रिट्रीव कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको भी पता चलेगा कि सर्वर के ऊपर से फाइल या किसी रिपोजिटरी को अपने क्लोन कैसे करना है, उसको कॉपी करके अपने पास कैसे लेके आना है। तो यहां तक सब क्लियर है, ठीक है ना। अब गेट स्टेटस की वजह से वो वाली जो चीज है वो अनट्रैक में आपके पास ऐड भी होगी है। इसको ट्रैक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, गेट ऐड की कमांड, ठीक है। तो उसकी मदद से आप इन फाइलों को अपनी नेक्स्ट कमिट में ऐड कर लो। मैं भी इसलिए नहीं करवा रहा कि जाहिर है वो तो हमने वैसे ही आपको एक सैंपल के तौर पे वो करवाया था, ठीक है। अच्छा, अब एक जो बड़ा मेन फैक्टर था, हमने बात की थी कि हम किसी भी चीज को अंदर जब चेंजेस लाएंगे तो हम एक नई ब्रांच बना लेंगे, उस ब्रांच में चेंजेस लाएंगे और एंड में उसको फिर वापस कमिट करवा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर हम लिखें गेट ब्रांच, तो ये आपको बताएगा कि यू हैव ओनली वन ब्रांच दैट्स नेम इज मास्टर। तो आप गेट स्पेस ब्रांच की कमांड लगाओ जरा। तो देखो हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच है जिसका नाम है मास्टर, ओके। अब आप ना एक ब्रांच क्रिएट कर लो, उसकी कमांड क्या होती है, गेट स्पेस ब्रांच स्पेस ब्रांच का नाम दे दो, कोई भी नाम जो भी आप मुनासिब समझो। मैंने यहाँ सैंपल के तौर पे यहाँ BR001 दे दिया, आप जो मर्जी नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल तुम आप लोग अपना ही नाम दे दो, या अपना रोल नंबर की आखिरी जो 3 डिजिट है ना वो दे दो। जो भी आपके रोल नंबर के आखिरी 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अगर वो नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो BR के आगे अपना रोल नंबर के आखिरी 3 डिजिट लगा दो, BR, और आगे अपने वो आखिरी 3 डिजिट ऑफ योर रोल नंबर जो है ना वो दे दो। और फिर गिट ब्रांच करो तो देखो अब आपको वो दो ब्रांचेस नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ इफेक्टिव जगहों पे ये अपने ना स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। हम्म, यार मैंने क्या कहा है, तुम एक तो आधी बातें सुनते हो आधी बातें भूल जाते हो। मैंने कहा BR के आगे ये नंबर लगाओ, फिर भी नहीं मान रहा। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ, लगाओ जरा कमांड। हाँ। हम्म। तुमने ना पहले को पंगा कर दिया, ठीक है। पंगा किया तुम्हारी मास्टर वाली में, खाली गेट ब्रांच करो, गेट ब्रांच। ये देखो तुम्हारी मास्टर ब्रांच गायब होगी, तुमने ना कोई पंगा किया है, अभी पता नहीं क्या किया है, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ किया है तुमने, ठीक है। तुम्हारी मास्टर की ब्रांच ही गायब होगी। अब गेट गेट इनिट करो यहाँ पे, ठीक है। गेट इनिट, ठीक है, ठीक है। अब गेट ब्रांच करो। देखो तुमने इस फोल्डर में गड़बड़ कर दी, किसी और फोल्डर में ये वाला सारा काम कर लेना, या अभी कर लो फटाफट। एक नया फोल्डर बनाओ, उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, उसके अंदर ये वाला काम कर लो। अच्छा, अब आपने भले एक नई ब्रांच बना लिया बट आपकी एक्टिव ब्रांच अभी भी मास्टर है, क्योंकि उसका रंग ग्रीन है और उसके पीछे स्टार भी लगा हुआ है। स्टार शो करता है कि आपकी एक्टिव ब्रांच ये वाली है, लेकिन आपने तो किसी और में काम करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ब्रांच स्विच करोगे। ब्रांच स्विच करने की कमांड होती है गेट चेकआउट और ब्रांच नेम। तो आप कहोगे वहां पे जाके गेट चेकआउट और BR और आगे अपना रोल नंबर वाला पॉइंट दोगे, और फिर उसके बाद जब गेट ब्रांच की कमांड एंटर करोगे तो आपको नजर आएगा कि अब वो ग्रीन कलर जो है वो आपकी नई वाली ब्रांच पे शिफ्ट हो गया।
हो गया। अब इसका मतलब है कि आप जो भी फाइलें बनाओगे, जो भी चेंजेस करोगे, वो मास्टर ब्रांच में नहीं जाएंगी कमिट करने पे, वो कमिट कहाँ पे जाएगी? आपकी इस करंट एक्टिव ब्रांच पे जो कि आपने नई वाली बनाई है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर में कोई नया फीचर डालते हैं, तो हम एक नई ब्रांच बनाते हैं और उसके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, उसके अंदर सारी चेंजेस करते हैं, ठीक है। और चेंजेस करने के बाद हम फाइनली उस ब्रांच को अपनी मेन वाली फाइल में मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने क्या किया, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, कि मैंने सपोज यहां पे दो फाइल्स और ऐड कर दी, जस्ट ये शो करवाने के लिए आप लोगों को, या एक एग्जांपल के तौर पे, कि हमने नई ब्रांच में कुछ नई फाइल्स बनाई हैं। वो जो फाइलें बननी है वो कहाँ बनी है? अब वो नई ब्रांच में बननी चाहिए, उसके जो कमिट्स हैं वो नई ब्रांच में होने चाहिए। तो इसलिए ऑलरेडी आपकी 3 फाइल्स थी, ऑलरेडी आप कमिट कर चुके थे, लेकिन अब आप इसके अंदर उसी तरह से नोटपैड के थ्रू दो एक्स्ट्रा फाइल्स बना लें, ठीक है। खाली खाली फाइल 3 और फाइल 4, 1 और 2 आपने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। और उसके बाद हम उनको ऐड भी करवा लेते हैं, ठीक है। ऐड करवाने के बाद आप गेट स्टेटस चलाएंगे, तो वो आपको बताएगा कि दो नई फाइल्स बनी हैं जो कि रेडी टू ऐड इनटू द नेक्स्ट कमिट हैं, ठीक है। लेकिन वो साथ आपको ये जरूर बता रहा होगा कि यू आर ऑन ब्रांच वट एवर न्यू ब्रांच यू क्रिएटेड, कि आप जो आप कमिट करेंगे ये किस ब्रांच में जा रहा होगा? जो नई वाली ब्रांच है जिसके अंदर अब आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है। कौन पूछ रहा है? उसी फोल्डर में। ठीक है, तो सिंपल सा काम वही वाला करना है आप लोगों ने, कि आपने दो नई फाइल्स बनानी है, उनको गेट ऐड के थ्रू ऐड करवा देना है, ठीक है। और गेट स्टेटस लेके देखना है, तो वो आपको बताएगा कि ये दो फाइल्स नई कमिट में इंक्लूडेड होंगी, बट आप होंगे ऑन द न्यू ब्रांच जो आपने अभी अभी क्रिएट की अपने रोल नंबर के साथ। Yes, sir. अच्छा, ये ऐड करने के बाद ना, हो सकता है कि आपने चेंजेस की, चलाई दो फाइल्स ऐड करने के बाद, लेकिन आपको पता चला कि इसमें से एक फाइल हमने गलत ऐड कर दी है, या हमें उस फाइल की जरूरत नहीं रही, या उस फाइल में कोई इशू आ गया, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं अपने अगले कमिट में से, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड यूज होगी वो गेट रीसेट होगी। तो अगर हम किसी फाइल को ऐड करने के बाद अगर उसको उसमें से हटाना चाहते हैं, तो गेट रीसेट कर देंगे, तो वो फाइल हमारी उस नेक्स्ट कमिट में से एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है। एक तरीके, ये जो आर एम है ना, ये बेसिकली कहाँ लिखा हुआ है आर एम? यार जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सीख लो ना, जो खुद बताना है वो मुझे 5:15 के बाद बताना है ना, ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो ना इस हवाले से। फिर आप कहोगे कि यार अब हमारी बस निकल जानी है, छुट्टी का टाइम हो गया। सही है, तो पहले जरा इस चीज पे हम फोकस करते हैं। तो गेट रीसेट, और आगे आप किसी फाइल का नाम दें, तो वो फाइल जो उसने ऑलरेडी ऐड कर दी भी होती है उसको वो उसमें से हटा देता है, ठीक है। इसकी सामने आपके सामने एग्जांपल है कि पहले हमने ऐड की थी, तो हमारे पास फाइल 3 और 4 ग्रीन कलर में आ रही थी, वो इस अगले कमिट में ऐड हो गई थी। बट देन हमने यहाँ पे कमांड चलाई गेट रीसेट और फाइल 4.txt, तो देखिए अब जो ग्रीन वाले में रह गई है वो सिर्फ फाइल 3 रह गई है, फाइल 4 वापस रेड वाले पोर्शन में चली गई है जिसने अगले कमिट में ऐड नहीं होना, ठीक है। तो कोई फाइल आपकी गलती से ऐड हो जाए, या आपने पहले ठीक ऐड कर दी थी बट अब आपको अगले कमिट से निकालनी पड़ रही है, तो आप गेट रीसेट की कमांड यूज करोगे, ठीक है। और इसके बाद आप गिट लॉग की कमांड चलाओ, तो देखो ये आपको आपके पूरे गिट की हिस्ट्री बता देगा। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ अगर आपने कमिट करते हुए अच्छी किस्म के कमेंट्स दिए हुए होंगे, तो वो जो भी बंदा आपके सॉफ्टवेयर का लॉग देखेगा तो उसको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा पहले कमिट में क्या चीजें ऐड की, दूसरे कमिट में क्या चीजें ऐड की, तीसरे कमिट में क्या चीजें ऐड की, ताकि आपने सॉफ्टवेयर की जिस भी लेवल के ऊपर वापस बैक प्लेन में जाना है, आप उसके मुताबिक उस वाले प्लेन में जाने के लिए आपको आइडिया हो जाए। आप यहाँ से गेट लॉग से आइडेंटिफाई कर लो कि मैंने इसमें से कौन से वाले एरिया में जाना है। तो देखो डिटेल भी बता रहा है कि उसका मैसेज क्या था, किस यूजर ने, किस ऑथर ने बनाया था, कब ये कमिट किया था, और उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंज की थी। सही है। तो ये जो गेट लॉग है ना, ये आपको आपके उस
गिट की रिपोजिटरी की पूरी हिस्ट्री बता देता है। ठीक है। अब एक आखिरी चीज आ गई कि जब हमने एक नई ब्रांच में जो भी चीजें ऐड की थी वो हमारी फाइनलाइज हो गई हैं। हम उनको मास्टर ब्रांच ब्रांच में मर्ज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर में चेंजेस की थी वो सारी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हमने इनको मास्टर ब्रांच में ऐड करना है, मर्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मास्टर ब्रांच में जाएंगे। ठीक है, तो जाने के लिए कमांड यूज होती है गिट चेकआउट और आगे ब्रांच नेम। तो हम यहाँ पे कहेंगे गिट चेकआउट मास्टर। अभी हम थे BR001 वाली ब्रांच में, या जो भी आपके पास नाम आ रहा है आपके रोल नंबर के साथ ब्रांच का। तो हम क्या करेंगे? वहां से करेंगे गिट चेकआउट और मास्टर ब्रांच में चले जाएंगे। मास्टर ब्रांच में जाने के बाद हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या हमारी इस वक्त करंट ब्रांच मास्टर है कि नहीं। उसके लिए हमने कमांड इशू की गिट ब्रांच। तो उसने हमें ये शो किया कि इस वक्त देखो, पहले हमारी जो एक्टिव ब्रांच थी वो BR वटेवर वाली आ रही थी, जो भी आपके रोल नंबर्स वाली हैं। जब हमने इसको चेकआउट किया और उसके बाद हमने गेट ब्रांच की कमांड इशू की, तो अब उसने बताया कि अब आपकी करंट ब्रांच जो है वो मास्टर वाली ब्रांच हो गई है। ठीक है। उसके बाद हमने जो कमांड यूज करनी है वो गिट मर्ज की है। तो हम कहेंगे गिट मर्ज और आगे उस ब्रांच का नाम बताएंगे जिस ब्रांच को हमने मास्टर ब्रांच में मर्ज करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम काम कर रही है, तो हमारे पास हमने हमने उनमें से टीम नंबर 5 को मर्ज करवाना है, तो हम यहाँ पे कह देंगे गेट मर्ज और टीम 5 ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो जोन सी वाली भी ब्रांचेस हमारे पास मल्टीपल चल रही है, मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आगे उस ब्रांच का नाम दे देंगे। यहाँ मेरे पास BR001 थी, तो मैंने इसको कहा कि गेट मर्ज BR001। तो अभी क्या करेगा कि जितनी भी चेंजेस जो हमने उस ब्रांच में रहते हुए की थी वो सारी की सारी उठा के मेन वाली ब्रांच में इंकॉर्पोरेट कर देगा। ठीक है। तो ये हमारा पूरा गेट का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा कि हमने वर्जनिंग कंट्रोल करना था, हमने कोई फीचर ऐड करना था अपने सॉफ्टवेयर में, हमने कोई पैच बनाना था, कोई बग रिमूव करना था। तो हमने क्या किया, एक नई ब्रांच क्रिएट की, उसके अंदर जाके चेंजेस लेकर आए, जो नई फाइल्स बनानी थी पुरानी फाइलों में चेंज करना था। सारा कुछ करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद हम मेन ब्रांच में आए और उस चीज को अपनी मेन वाली ब्रांच में मर्ज कर लिया। तो अब हमारी वो वाली ब्रांच खत्म होगी एक तरह की, और हमारी जितनी भी चेंजेस उस ब्रांच के अंदर रिजाइड कर रही थी वो हमारी मेन वाली ब्रांच में शिफ्ट हो गई। ठीक है। और इसके बाद अगर हम किसी स्टेज पे चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाली ब्रांच मर्ज भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, और पता चला कि इसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर ही चलने से रुक गया, तो हम तो वो सारी चेंजेस जो हमने उस दौरान में की थी उनको खत्म करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो गेट लॉग निकालेंगे। गेट लॉग से हमें हिस्ट्री पता चलेगी और हमें पता चलेगा कि हमने किस पॉइंट पे वापस जाना है। जिस पॉइंट पे जाना होगा हम उस कमिट का आईडी नोट कर लेंगे, यहां से कॉपी कर लेंगे कि जिस तरह आईडीज आ रहे होंगे। ठीक है। तो इन आईडीज को हम नोट करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमने पहले वाले उस पर वापस जाना है, अपने सिस्टम को, अपने जो भी वो वर्जन सारा चल रहा है उसको हमें उस वाले स्टेज पे वापस लेके जाना है। तो आगे जाके हम कमांड देंगे गिट रिवर्ट और आगे कमिट आईडी दे देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा होगा कि यहां पे मैंने कमांड इशू की गिट रिवर्ट और A937 वटेवर वटेवर वटेवर। तो इसने मुझे बताया कि 3 फाइलें चेंज हुई थी, उसमें से एक तो पुरानी थी और 2 नई बनी थी। उसने इस वाली को अपनी पुराने स्टेटस पे ले गया, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट नहीं डला हुआ था, गेट इग्नोर वाली को, और बाकी जो मैंने 2 नई फाइलें बनाई हुई थी उनको उसने डिलीट कर दिया। ठीक है। तो जो भी चेंजेस उस कमिट के बाद आपके प्रोजेक्ट में हुई हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली उस स्टेज पे चला जाएगा जिस स्टेज के ऊपर आपने इसको छोड़ा था। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि ये जो आपने मुझे फाइल भिजवानी है, इसमें इस पूरे प्रोसेस को सिमुलेट करना है विद योर नेम, रोल नंबर वगैरह, जिसमें जहां जहां जैसे मैंने बताया मेंशन हो। ठीक है, ये मैंने अभी आपको दे दिया, आराम से घर जाके आप इस चीज को बना लीजिएगा और देन फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि आप कैसे भेजेंगे, उमर आपको अपडेट कर देगा। ठीक है। तो आपने पूरा साइकिल मुझे गेट में बना के दिखाना है। कुछ गड़बड़ क्या कह रहा है? गेट स्टेटस करो। तो ये देखो ये क्या आ रहा है, यस वस आ रहा है ना कुछ। ठीक है। ये भी फाइल फंसी हुई है। देखो, जब तक आपने आपकी कोई अनट्रैक्ड स्टिल चेंजेस हैं उसके अंदर, आप क्या करो कि यस वाला जो फोल्डर है ना इसको डिलीट कर दो उस फोल्डर में से।
कि आप टाइम है तो मैंने इसको इफेक्ट किया था देखो मुझे अब अगर तुमने कुछ गड़बड़ की है तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली ये इसका ये बता रहा है कि बिल ऐड कर आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टिल आपने इस वाली ब्रांच में अभी आपकी रहती हैं। तो जब वो रहती हैं तो आप उस ब्रांच को अपने पास मर्ज कर रहे हो तो सही कहेगा ना कि आपका रिवर्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें तो अभी आपने काम फिनिश ही नहीं किया। जब तक आप अपनी जो अगली वाली ब्रांच थी उसमें आपका एंड में बिल्कुल सब कुछ ग्रीन आना चाहिए। तो मेरा भी ग्रीन कलर में मेरी फेल हो गया किसका? दिखाओ, कहाँ ग्रीन आ रहा है? गेट स्टेटस करो। ठीक है, और गेट ब्रांच करो। ठीक है, और गेट ब्रांच और अपनी वाली ब्रांच में जाओ, जो भी आपकी ब्रांच है। मास्टर में है नहीं, तुम इन अगली वालों में नहीं गई? गई थी 017 में हाँ तो जाओ ना, उसके अंदर दोबारा जाओ। ठीक है, इधर ये गेट स्टेटस करो। सब में ग्रीन आना चाहिए हाँ, तुम जिस ब्रांच को मर्ज कर रहे हो ये भी ठीक है तुम्हारी। चलो गेट चेकआउट और मास्टर कर दो। नहीं, मास्टर करो ना। मास्टर में तो नहीं ना मास्टर में तो ग्रीन आ रहा था इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है गेट स्टेटस, इसमें भी ठीक है, ठीक होगा। चलो गेट मेन वाली में आओ जरा, मास्टर। ठीक है, और एक गेट लॉक करो। ठीक है, अभी तुमने फर्स्ट कमिट के बाद कोई कमिट ही नहीं किया। हम्म, किया? नहीं ये सुना तो तुम्हारे वो कहाँ गए कमिट सारे? अब तुम्हारा क्यों फेल आ रहा है? देखो, ये तो तुम्हारा पहला कमिट है। इसके बाद की कुछ चेंजेस है, चलो मैं काम कर लेते हैं। इसमें एक नई फाइल बनाओ, यूं करो कि इसमें कुछ भी फाइल बना दो नोटपैड से इसके अंदर अभी। इसको जाके डाल दूंगी मैं यहाँ पे हाँ, अभी बना लो ना। यहीं पे बना दूँ न्यू, बस ऐसे टेक्स्ट फाइल बना दो, सेव कर दो बस। ठीक है, छोड़ दो, एंटर मार दो। चलो अब करो इधर गेट स्टेटस। फिल्टर खोला है गेट स्टेटस करो ना पहले। ठीक है, एक फाइल होगी, इसको ऐड करो। गेट ऐड, ऐड करने के बाद कमिट करो। उसमें इसका नाम लिखो माई सेकंड कमिट। डॉट टी भी होगी। अब देखो गेट स्टेटस करो। ठीक है, ऐड होगी, गेट कमिट करो। गेट कमिट माइनस एन, और आगे इन्वर्टेड कोमस में कोई मैसेज दे दो, सेकंड मैसेज। बस ठीक है, कोई भी मैसेज दे दो, बस ठीक है, सेकंड मैसेज करो। ठीक है, सेव करो, हो गया। ठीक है, गेट स्टेटस करो। देखो क्लियर आ रहा है सारा। गेट लॉक करो। ठीक है, अब जरा जाओ किसी कमिट पे वापस, माई फर्स्ट पे चले जाओ ना। जाऊँगी अभी मैंने वो सामने में कमांड लिखी है, गेट रिवर्ट और आगे कमिट आईडी। पेस्ट करो, एंटर करो, हो गया। सही है ना? तो कोई ना कहीं आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो, किसी से नहीं हो रहा, अदरवाइज सिंपल सा है। और वो वाली जो आपकी नई फाइल है देखो, डिलीट होगी वहां से, फोल्डर से। हाँ, ठीक है, वरना तुम घर में जाके बना देना इन सारी चीजों को रिपीट करने में। ठीक है, इससे बाहर कैसे निकलना है? नहीं, escape। देखो escape चल रहा है, escape दबाओ एक बार। दोबारा नहीं, रुक जाओ ना लड़की, escape दबाओ और शिफ्ट दबा के कॉलम दबाओ, WQ, एंटर मारो। ठीक है, अब उसको देखो, फाइल है DIR करके या जो भी है। ठीक है, लेकिन उसने उसमें से अपने उस कमिट में से उसको खत्म कर दिया होगा। ठीक है ना, आपका गेट वो जो है ना वो चीजें सेव होगी। तो देखो, बताने का मकसद ये है कि ये इस तरह से हम अपने किसी पुराने ट्रैक के ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ हमने पूरे का पूरा ये वाला साइकिल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे एक छोटी सी चीज दी हुई है, वो आप लोगों ने घर में खुद ही देख लेनी है।
रिमोट रिपोजिटरी का मैंने कंसेप्ट दे दिया आपको कि रिमोट रिपोजिटरी में ये होता है आप गिटहब के ऊपर या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रिपोजिटरी बना लेते हो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है ये। अटेंडेंस यार मुझे लिख के दे दो सारे बच्चे। ठीक है ना, तो ये गिट हब के ऊपर वाला जो काम है ना वो आप लोग ना इसमें से भी देख लेना, यहाँ पे एग्जांपल सैंपल्स के तौर पे वो दी हुई हैं चीजें। और इसके अलावा जो लॉगिन करने का तरीका है गिट हब के ऊपर अपनी कमांड लाइन से, वो आप सैंपल लिखोगे तो आपको उसकी यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।